ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल डिस्कस कर रहे थे कि हाउ प्रोटोटाइपिंग मॉडल वर्क्स। सो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिटेशन है वाटरफॉल मॉडल की वो ओवरकम हो सकती है थ्रू प्रोटोटाइप। सो वी कैन यूज दिस टू मॉडल एज अ कॉम्बिनेशन। नीड फॉर अ प्रोटोटाइप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, क्यों जरूरत है? बिकॉज इट विल हेल्प यू आउट कि आपका इनपुट डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, मैसेजेस किस तरीके से कस्टमर को शो करवाने, कोई भी स्पेसिफिक बटन पर क्लिक करने पर क्या मैसेज जनरेट होना चाहिए, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होंगी, एंड व्हाट विल बी द इंटरेक्टिव डायलॉग्स टू द कस्टमर, हाउ कैन कस्टमर कम्युनिकेट विद द प्रोपोज्ड एप्लीकेशन। जो आप सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं उससे आपका कस्टमर कैसे नेविगेट कर सकता है, उससे कैसे इंटरेक्ट कर सकता है। This is a valuable mechanism for gaining better understanding of the customer needs. आप customer needs को better utilize कर सकते हैं कि what are the requirements of customer. Customer actually में क्या software design करवाना चाह रहा है, हाँ, और उसमें क्या क्या questions होंगे, how the screens might look like, जो screen होगी वो कैसे उसका view होना चाहिए, how the user interface would behave, आपका user interface कैसे काम करेगा, how the system would produce आउटपुट, आपका जो सिस्टम है वो आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करेगा। मींस इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड यूजर आप डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू प्रोटोटाइपिंग मॉडल। हाँ मैं दे रही हूँ। क्लास वॉइस आ रही है? हेलो, यस मैम आ रही है वॉइस। कोई इशू तो नहीं है? ओके ठीक है। ओके हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप्स। तो प्रोटोटाइपिंग की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं। और यूजेबिलिटी परस्पेक्टिव से बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइपिंग को हम दो वेज में कैरेक्टराइज करते हैं और वो दो टाइप्स हमारे पास क्या है, थ्रो अवे एंड एवोल्यूशनरी। ठीक है, थ्रो अवे प्रोटोटाइप इज दैट कि हमने प्रोटोटाइपिंग बनाई जस्ट फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल, कस्टमर से इवेलुएट करवाई, कस्टमर ने अपना फीडबैक दिया, जब तक सारी रिक्वायरमेंट हमने ले नहीं ली उसको अपडेट करते रहे, मॉडिफाई करते रहे। जैसे ही कस्टमर ने रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर दी, रिक्वायरमेंट्स फ्रीज हो गई, हम उस प्रोटोटाइप को डिस्कार्ड कर देंगे। सो दैट इज थ्रो अवे प्रोटोटाइप, जिसको हमने क्रिएट किया, कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लिया और उस प्रोटोटाइप को थ्रो अवे कर दिया। मीन्स कि हम उसको अब फर्दर यूज नहीं कर रहे। एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप क्या है? उसी यूजर इंटरफेस को जिसको आपने प्रोटोटाइपिंग मॉडल एज अ चूज किया है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल, उसी को आप इवॉल्व करते रहें और उसी के बेसिस पे आप अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने। सो यूजेबिलिटी परस्पेक्टिव से वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ प्रोटोटाइप, थ्रो अवे प्रोटोटाइप एंड एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। और अगर हम कैटेगराइज करें कैटेगरीज में, सो वी हैव थ्री कैटेगरीज ऑफ प्रोटोटाइप्स: फंक्शनल प्रोटोटाइप्स, डिस्प्ले प्रोटोटाइप्स एंड मिनीचोर्स प्रोटोटाइप्स। फंक्शनल प्रोटोटाइप्स हमारे पास क्या होती हैं? फंक्शनल प्रोटोटाइप्स हमारे पास वो प्रोटोटाइप्स होती है जो हम एक्चुअल सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या फंक्शंस होंगे, वो फंक्शंस हम डिटरमाइन करें। लेट से अगर मैं कह रही हूँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के हम सारे फंक्शंस बताएंगे कि उसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। लेट से एम्प्लॉय की अटेंडेंस कैसे ट्रैक हो रही है, और उसके बाद फिर जो है उसका पेरोल कैसे जनरेट हो रहा है, उसकी जो है वो बोनसेस की कैलकुलेशन कैसी है ओवर टाइम। तो हम फंक्शनल टर्म्स में डिटरमाइन कर रहे हैं प्रोटोटाइपिंग की बेसिस पे कि दीज आर द फंक्शंस व्हिच विल बी परफॉर्म्ड बाय द प्रपोज सिस्टम। डिस्प्ले प्रोटोटाइप में हम यूजर इंटरफेस दिखा रहे होते हैं कि दीज आर द जो आप फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं फीचर्स, ये उसके डिस्प्ले प्रोटोटाइप से। मींस आप पिक्चर व्यू भी दिखा सकते हैं कि दीज आर द पिक्चर्स, जो ये इंटरफेस है, ये लिंक्स होंगे, ये बटन्स होंगे जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड मिनीचोर्स आपके पास प्रोटोटाइप कौन सी होती है? जिसमें जस्ट एक कॉन्सेप्ट हो और उस कॉन्सेप्ट को आप रेस करते हुए जो है वो
मल्टीपल स्टेजेस से गो थ्रू करके बताएं। लेट से आप उसमें ये बता सकते हैं कि एम्प्लॉय है, तो आप एम्प्लॉय की कैरेक्टराइजेशन करके बता सकते हैं, एक इमेज बना दी एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय आपके सिस्टम में एंटर हुआ, तो वो सारा बिहेवियर आप किस तरीके से बता रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट की बेसिस पे। एक एम्प्लॉय है, वो आपके सिस्टम से रजिस्टर हुआ, उसको यूजर नेम और पासवर्ड मिला, फिर वो आगे नेक्स्ट पेज पे गया, रजिस्टर्ड एम्प्लॉय बन गया, वो लॉग इन कर सकता है। जब वो लॉग इन कर सकता है तो वो क्या क्या फीचर्स यूज कर सकता है, तो वो आप इस तरीके से एक पूरा विजुलाइज करके मिनिएचर एक्टिविटी, एक कॉन्सेप्ट को मल्टीपल स्टेजेस में डिटरमाइन करके आप बता सकते हैं कि आपका ये यूजर या ये सिनेरियो इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है, जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स की यूटिलाइजेशन और फिर उन ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर बता सकते हैं कि एक एम्प्लॉय या एक स्टूडेंट है, लेट से वो यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ, तो आप इस तरीके से फिर रिक्वायरमेंट्स की प्रोटोटाइप करके बता सकते हैं। व्हेन टू यूज प्रोटोटाइप मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल आप क्यों यूज करेंगे, जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्लियर ना हो, जब रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होंगी तो वहां पे आप प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज करेंगे। थ्रो अवे और एवोल्यूशनरी में डिफरेंस ये है, थ्रो अवे आपने प्रोटोटाइप बनाई, कस्टमर से रिक्वायरमेंट ली, मॉडिफाई करते रहे आप जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, जैसे ही कस्टमर सेटिस्फाई हो गया आपने उस रिक्वायरमेंट गैदरिंग और जो भी यूजर इंटरफेस बनाया था आपने उसकी बेसिस पे रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन कर दिया और उस प्रोटोटाइप को आपने डिस्कार्ड कर दिया, मीन्स उसको आपने सिर्फ एज अ रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल यूज किया है। एंड एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप इज दैट जो आपकी डेवलपमेंट का पार्ट होगा, उसी यूजर इंटरफेस को ही मॉडिफाई करके आप अपना एक्चुअल सिस्टम डिजाइन करेंगे, मीन्स वो जो आपने प्रोटोटाइपिंग बनाई है उसी प्रोटोटाइपिंग को फ्यूचर में आप उसी यूजर इंटरफेस को यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट को इवॉल्व कर सकते हैं। और थ्रो अवे मीन्स ये कि सिर्फ एज अ रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल यूज किया, जैसे काम हो गया रिक्वायरमेंट गैदर हो गई, इस प्रोटोटाइपिंग को आपने डिस्कार्ड कर दिया। और थ्रो एवोल्यूशनरी में आपके पास डिस्कार्ड नहीं होगी। Prototype model should be used when the desired system needs to have a lot of interaction with the end user। उस टाइप की एप्लीकेशन के लिए जिसमें यूजर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होगी, यूजर की इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगी, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज कर सकते हैं। टिपिकली ऑनलाइन सिस्टम, जो आपके ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, ई कॉमर्स वेबसाइट मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, different management system, web interfaces have a very high amount of interaction। जैसे web interfaces है जिसके थ्रू आपका कस्टमर बहुत ज्यादा कम्युनिकेट कर रहा है उन इंटरफेसेस के थ्रू, जिसमें कस्टमर और सिस्टम की इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, वहां पे उस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए आप प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज कर सकते हैं। बेनिफिट्स आपके पास क्या है, सिंस इन दिस मेथोडोलॉजी a वर्किंग मॉडल ऑफ द सिस्टम इज प्रोवाइडेड, एक्चुअल सिस्टम डिजाइन करने से पहले ही आप एक वर्किंग मॉडल सिस्टम का बना लेंगे, जिसके थ्रू यूजर को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जो प्रपोज सिस्टम बनने जा रहा है वो किस तरीके से डेवलप होगा और उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, और वो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लिसिटली इजी बता सकता है। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड मच अर्लियर, स्टार्ट में ही बहुत ज्यादा डिजाइन से रिलेटेड एरर्स आप पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे। क्विकर यूजर फीडबैक इज अवेलेबल लीडिंग टू बेटर सोल्यूशन, आपका यूजर आपको फॉरन फीडबैक दे रहा है, जो आपने प्रोटोटाइपिंग की है उसका रिस्पॉन्ड दे रहा है, जिसकी वजह से आप बेटर सोल्यूशन की तरफ आ सकते हैं, मीन्स वो अपनी रिकमेंडेशन दे रहा है, सजेशन दे रहा है, जिसकी वजह से आप उसी वक्त क्विक रिस्पॉन्ड करके उस एरर को ओवरकम कर सकते हैं। मिसिंग फंक्शनैलिटी कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली, जो चीज मिसिंग है, कोई फंक्शनैलिटी अगर आप मिस कर रहे हैं एज ए डेवलपर, आप एड ऑन करना भूल गए, तो वो इजीली, क्योंकि जब आप सब लोगों को दिखाएंगे, यूजर्स भी देखेंगे, अदर टीम मेंबर्स भी देखेंगे, तो वो वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फीचर्स या ये फंक्शनैलिटी फर्दर एड ऑन हो सकती है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, तो वो मिसिंग चीजें भी आप उसी वक्त एड ऑन कर सकते हैं। Confusing or different functions can be identified, requirements validation, quick implementation of incomplete but functional application। ठीक है, इनकम्प्लीट है, बैकएंड नहीं होगा, लेकिन फंक्शनल एंड से चीजें आपके पास कंप्लीट होंगी, आप क्विकली जो है वो एक डिजाइन क्रिएट कर लेंगे जिसका बैकएंड नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा, लेकिन आप जो है वो क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं कि एक्चुअल सिस्टम ये बनेगा जिसकी बेसिस पे फिर बाद में आप फ्रंट एंड जनरेट कर लिया, बैक एंड जनरेट करके उसको उससे कनेक्ट करके एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। और जो भी आपकी मिसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के टाइम पे आपके पास क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। जो एम्बिगियस रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, वो चीज़ें जब आप कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके पास कंप्लीट हो जाएंगी। जब एक्चुअल सिस्टम बन जाएगा उसको आप अपने प्रोटोटाइप वाले से फिर क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। सो दैट वुड बी रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, कि जो हमने एक्चुअल प्रोटोटाइपिंग बनाई थी, एक्चुअल सिस्टम हमारा उसको वैलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा जी, इसके ड्रॉबैक्स आपके पास क्या है,
रिस्क ऑफ इनसफिशिएंट रिक्वायरमेंट एनालिसिस ओइंग टू टू मच डिपेंडेंसी ऑन द प्रोटोटाइप, ज्यादातर फोकस प्रोटोटाइप पे कर रहे होगे, सो बीच में जो डिजाइन वाला पर्सपेक्टिव है वो मिस होने का चांस है कि आपने प्रोटोटाइप बना लिया, फ्रंट एंड बना लिया, बस उस फ्रंट एंड को देखकर आपने टेबल्स क्रिएट किए, डेटाबेस बनाया और कनेक्ट कर दिया। सो स्ट्रॉन्ग डिजाइन वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लैक हो सकता है। यूजर्स में गेट कंफ्यूज इन द प्रोटोटाइप्स एंड एक्चुअल सिस्टम, हो सकता है यूजर एक्चुअल सिस्टम और प्रोटोटाइपिंग में कंफ्यूज हो जाए। और आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी इस जो है वो इंक्रीज हो सकती है एज अ सिस्टम, एज स्कोप ऑफ द सिस्टम में एक्सपेंड बियॉन्ड ओरिजिनल प्लान। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटोटाइपिंग पे आप बहुत ज्यादा गोल्ड प्लेटिंग कर दें, मतलब स्टार्ट में ही यूजर को आप बहुत ज्यादा जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए ऐसी चीजें ऐड कर दें जिसको हम गोल्ड प्लेटिंग कह रहे होते हैं, जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, बट आपने कहा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अपनी खुद से बढ़ा दी। मीन जो फीचर्स रिक्वायर्ड नहीं भी हैं वो चीजें आपने गोल्ड प्लेटिंग करके अपने लिए कॉम्प्लेक्सिटी खुद से आप बढ़ा भी सकते हैं। Developers may try to reuse the existing prototypes to build the actual system even when it is not technically feasible. ठीक है, अगेन आपके जो डेवलपर्स हैं वो रीयूज कर सकते हैं जो आपने प्रोटोटाइपिंग बनाई है उसको एज अ टूल, उसी को देखकर वो फिर अपना सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, इवन इफ दैट प्रोटोटाइप इज नॉट फीजिबली पॉसिबल। एक ऐसी प्रोटोटाइप जो फीजिबल प्रोसेस पॉसिबल भी नहीं है उसको देखकर भी डेवलपर जो है ट्राई कर सकते हैं कि हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करें, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होगी। The effort invested in building prototypes may be too much if it is not monitored properly. अगर आप उसको properly monitor नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं कर रहे, तो जो एफर्ट आपने लगाए हैं प्रोटोटाइपिंग को बिल्ड करने में वो बहुत ज्यादा टाइम ले सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन पे फिर जाकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ज्यादातर टाइम तो आपने प्रोटोटाइपिंग जनरेशन में ही लगा दी, अब जब डिजाइन और उसमें आपके पास टाइम कम है तो आप फिर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देंगे। तो दीज आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज इंक्रीमेंटिव एंड आइटरेटिव मॉडल्स। इंक्रीमेंट मीन जिसमें हम इंक्रीमेंट्स में काम करेंगे या आइट्रेशंस में काम करेंगे। अभी जो हमने देखे दो मॉडल्स, उसमें क्या फोकस है हमारे पास? उसमें हमारे पास फोकस है कि हम पूरे प्रोजेक्ट की सारी जितने भी प्रोजेक्ट होगा 100% प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स एक साथ ले रहे हैं, उसी को एनालिसिस कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, और उसी पे सारी चीजें प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट मॉडल है दैट इज अपोज टू द वाटरफॉल मॉडल इज दैट के जिसमें हम इंक्रीमेंट्स में काम कर रहे हैं। इंक्रीमेंट मीन्स कि वही काम जो हम पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक साथ कर रहे थे, एनालिसिस, डिजाइन, जिसमें फेजेस आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दें और हर मॉड्यूल को डेवलप करने के लिए हम एक एसडीएल से फॉलो करें, ताकि वो जो काम हम 6 महीने में लास्ट 6 मंथ में एक एंड प्रोडक्ट दिखा रहे हैं वही काम हम 1 मंथ के उसमें आइट्रेशन में दिखा सकें, और हर आइट्रेशन में हम एक वर्किंग मॉडल दे दें। लेट्स से फर्स्ट आइट्रेशन में मैंने जो है वो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन परफॉर्म करके दिखा दी जो कि एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में है। फिर उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट मॉडल है, नेक्स्ट आइट्रेशन है, नेक्स्ट आइट्रेशन में मैंने नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ली। तो इसमें हम क्या करें, हम इसमें अपने प्रोजेक्ट को इंक्रीमेंट्स में डेवलप कर रहे हैं। इंक्रीमेंट्स मींस कि हमने अपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दिया और हर आइट्रेशन में हम एक मॉड्यूल डेवलप करके कस्टमर को दे रहे हैं जो एक वर्किंग प्रोडक्ट होगी। यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है साथ साथ वर्किंग प्रोडक्ट्स, वर्किंग डिलीवरेबल्स भी मेरे पास जनरेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें लास्ट फेज और इम्प्लीमेंटेशन फेज तक का वेट करना पड़ेगा। देयर आर टू फंडामेंटल अप्रोचेस टू द इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारे पास है इंक्रीमेंट मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है? इन द फर्स्ट केस हमारे पास क्या है? द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन फॉर द होल प्रोडक्ट आर कंप्लीटेड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस बिल्ड कमेंसेस। आपने क्या किया? रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट किया कि क्या चीज कैसे बनेगी, एनालिसिस प्रॉपर किया और उसका डिजाइन पूरे प्रोडक्ट की एक साथ आपने कंप्लीट कर लिया।
और फिर उसके बाद आप उसको 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करें। सेकंड, आपके पास रिस्की वर्जन क्या है? वंस द यूजर रिक्वायरमेंट्स हैव बीन एलिसिटेड, सारी रिक्वायरमेंट्स को आपने लिस्ट डाउन कर दिया, द स्पेसिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट बिल्ड आर ड्रॉन अप। ठीक है, तो जो फर्स्ट बिल्ड है आपने वो जनरेट कर दिया, ठीक है, कि फर्स्ट आइटरेशन में हम ये डिजाइन करेंगे। when this has been completed, the specification team turns to the specification of the second build। मींस यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दिया। इसमें आप क्या करें, आपने पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स ले ली, स्पेसिफिकेशन ले ली, आर्किटेक्चरल डिजाइन, आप स्टेप बाय स्टेप काम करें, पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स ली, देन स्पेसिफिकेशन, देन आर्किटेक्चरल डिजाइन। जबकि सेकंड वाला जो हमारे पास वर्जन है उसमें क्या हो रहा है, आपने कस्टमर से कम्युनिकेट किया, आपने कस्टमर से कहा कि अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं, उसने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बता दी, उन रिक्वायरमेंट्स को आपने प्रायोरिटाइज करवाया कस्टमर से, प्रायोरिटाइज कि आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। ठीक है, कस्टमर नंबर ऑर्डर आपको दे देगा कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन। उसकी बेसिस पे आपने कुछ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ली और उस पर काम स्टार्ट कर दिया, और फर्स्ट बिल्ड में वो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर दिया। फिर जो स्पेसिफिकेशन टीम है वो दोबारा से सेकंड बिल्ड में सेकंड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट जिसकी प्रायोरिटी सेकंड थर्ड पे होगी उसको उठाएगी, उसको डिजाइन करेगी और जनरेट कर देगी। ऐसे सारी आप आइट्रेशंस पे सॉफ्टवेयर डेवलप करते चले जाएंगे और उनको इंटीग्रेट करके कस्टमर के हैंड ओवर करते चले जाएंगे। लेकिन हम इसमें काम तो इंक्रीमेंट्स में करेंगे ना, रिक्वायरमेंट्स ली और रिक्वायरमेंट्स को हम क्या कहेंगे, ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट्स आई, इसमें हम स्पाइरल में देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज लाइक स्पाइरल एंड सेकंड वन इज जिसमें इंक्रीमेंटल मॉडल, एजाइल या स्क्रम बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है बिल्ड वन। बिल्ड वन में हमने क्या किया, स्पेसिफिकेशन दी, डिजाइन किया, इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन, कस्टमर को डिलीवर कर दिया। उन्हीं स्पेसिफिकेशन में से मैंने कुछ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन बिल्ड 2 के लिए ली, उसको डिजाइन किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, कस्टमर को डिलीवर कर दिया। फिर नेक्स्ट सेट बिल्ड मैंने उठाई, उसमें उसी स्पेसिफिकेशन में से कुछ और स्पेसिफिकेशन ली, उसको डिजाइन किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, और वो जो प्रीवियस डिजाइन फेजेस हैं वहां से भी मैं चीजें गेट कर रही हूँ, क्योंकि आर्किटेक्चर तो एक ही होगा। एंड एल बिल्ड के लिए भी मेरे पास ऐसे ही होगा, हमने जो मेन फर्स्ट स्पेसिफिकेशन ली वहीं से कुछ स्पेसिफिकेशन पे हम डिजाइन कर देंगे, इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन एंड डिलीवर टू द क्लाइंट, और सब आपस में इंटरलिंक्ड है। ईच इंक्रीमेंट इज अ मिनी वाटरफॉल। लेकिन आपने माइंड में क्या रखना है कि हर इंक्रीमेंट इटसेल्फ इज अ मिनी वाटरफॉल। हर इंक्रीमेंट में हम काम वही करेंगे जो वाटरफॉल में कर रहे थे, लेकिन वहां पे पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक साथ कर रहे थे, यहाँ पे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल करेंगे। जो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट थी उसको प्लान करेंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट और डिप्लॉय। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ली, उस नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लान, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंट। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ली, इसी तरह हमारे पास इंक्रीमेंट्स में पूरा प्रोजेक्ट डेवलप होता चला जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ आइटरेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, लेस चांसेस ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर। प्रोजेक्ट फेलियर के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस को भी आप मॉडिफाई करें और सारा प्रोजेक्ट एट अ टाइम एक साथ डेवलप नहीं कर रहे, मॉड्यूल्स में डेवलप कर रहे हैं। और हर स्प्रिंट या हर आइट्रेशन के एंड में एक वर्किंग डिलीवरेबल है जिसको कस्टमर यूज करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो थ्रू आउट कस्टमर की कम्युनिकेशन भी थ्रू आउट डेवलपमेंट प्रोसेस रहेगी, प्रोडक्टिविटी बेटर होगी। ठीक है, आप चीजों को इम्प्रूव करते चले जाएंगे, कस्टमर का फीडबैक मिलता रहेगा, वर्किंग प्रोडक्ट जैसे जैसे जनरेट होती जाएगी तो आपको यूजर का आइडिया होगा, उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। और डिफेक्ट रेट कम से कम होंगे, क्योंकि आप साथ साथ चीजें डिलीवर कर रहे हैं, कस्टमर के हैंड ओवर कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं, कस्टमर साथ साथ यूज भी कर रहा है, और जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं वो आपको बताता भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट फेज तक वेट करना पड़ेगा कि जब तक हम लास्ट फेज में कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कुछ टेस्ट नहीं हो सकता। shown by research into iterative and evolutionary methods, early rather than late mitigation of high risk। यहाँ पे high risk जो है वो पहले से ही आप mitigate कर लेंगे। high risk means टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, ऑब्जेक्टिव, यूजेबिलिटी एंड सो फॉर, हर चीज से रिलेटेड जो भी पॉसिबल रिस्क है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रायोरिटाइज वर्जन पे पहले फोकस कर रहे होते हैं। जो चीज कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप उसको पहले इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं, तो वहां पे जो चांसेस ऑफ एरर
ठीक है, और हमारे पास प्रोग्रेस जो है वो भी हम ईयरली व्यू कर सकते हैं, साथ साथ प्रोग्रेस भी मॉनिटर हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हम वेट कर रहे हैं कि एक फेज दूसरे पे डिपेंडेंट है। जब तक पूरे प्रोजेक्ट का एनालिसिस नहीं होगा हम डिजाइन नहीं कर सकते। हम फेजेस में ब्रेक करके सॉफ्टवेयर को उन्हीं फेजेस में डेवलप कर रहे हैं। और कस्टमर का फीडबैक, इंगेजमेंट, एडॉप्टेशन थ्रू आउट डेवलपमेंट रहेगी। फर्स्ट फेज से आपके पास जो यूजर है, कस्टमर है, वो आपके साथ इंगेज रहेंगे और साथ साथ आपकी एप्लीकेशन भी रिफाइन होती चली जाएगी। Manage complexity. The team is not overwhelmed by analysis paralysis or very long and complex steps. यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी भी मैनेज हो रही है, सब एज अ टीम काम कर रहे हैं और कोई वेटिंग स्टेट पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि डेवलपर्स बैठे हैं जब तक पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग और एनालिसिस नहीं होगी जब तक हम बैठे हैं। यहाँ पे एनालिसिस पैरालिसिस नहीं है कि जब तक एनालिसिस कंप्लीट नहीं होगा सब लोग जो है वो पैरालाइज होकर बैठेंगे, वी कांट डू एनीथिंग। ठीक है, सब एज अ टीम मिलके काम कर रहे होंगे और थ्रू आउट इन्वॉल्व होंगे। The learning within an iteration can be methodologically used to improve the development process itself, iteration by iteration. जैसे जैसे आप iterations पे काम करते चले जाएंगे आपकी learning और ज़्यादा improve होती चली जाएगी और आप जो errors और जो issues आ रहे हैं आप उनको easily identify कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि next time वो occur ना हो। तो error rate भी आपके पास iteration by iteration कम हो जाएगा। जी क्लियर है यहाँ तक? आइटरेटिव डेवलपमेंट। अब हम आइटरेटिव डेवलपमेंट के डिफरेंट मॉडल्स देखेंगे कि किस तरीके से हम आइटरेशंस में काम कर सकते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं आपको आइटरेटिव डेवलपमेंट के मॉडल्स फिर हम स्टार्ट करें। जी क्लास, कोई क्यूरी है? कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट मॉडल स्टार्ट करें। जिस तरह ट्रेडिशनल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमने देखा था वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइपिंग, इसी तरह अब हम आइटरेटिव डेवलपमेंट के डिफरेंट जो है वो मॉडल्स देखेंगे। क्लास आवाज आ रही है? हेलो? ओके, तो कोई क्यूरी है, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? ओके, सब क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रेड मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, इट इज टाइप ऑफ अ इंक्रीमेंट मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल की टाइप है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, रेड एक मॉडल है। ठीक है, इसमें आपके पास डेवलपमेंट कैसे होती है, that uses minimum planning in favor of rapid prototype। रैपिड से ही पता चल रहा है यहाँ पे हम बहुत रैपिड फायर एक्टिविटीज कर रहे होते हैं और इसमें बहुत सारी टीम्स काम कर रही होती हैं। वी हैव अ सेट ऑफ टीम्स इन रेड मॉडल। डिफरेंट टीम्स असाइन होती हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स में और जो है हर टीम को हम 30 to 60 डेज का ड्यूरेशन देते हैं जिसमें उन्होंने चीजें डेवलप करके इंटीग्रेट करवानी होती हैं और हमारी एप्लीकेशन विद इन 60 to 90 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती है, विद इन 2 to 3 months। It is a high speed adaptation of the linear sequential model in which fully functional system in a very short time 2 to 3 months, वही 60 to 90 days 2 to 3 months के अंदर आप पूरा कंप्लीट सिस्टम लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल यूज करते हुए एक फुली फंक्शनली सिस्टम डिजाइन कर देते हैं। अच्छा, अब ये मॉडल कहाँ यूज हो सकता है? दिस मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल इन द प्रोजेक्ट्स where requirements are well understood and project scope is constrained। ठीक है, जहां पे रिक्वायरमेंट्स पहले से अंडरस्टूड है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो, फिक्स हो, अंडरस्टैंड हो, क्योंकि आपको कम टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना होता है। एंड प्रोजेक्ट स्कोप इज कंस्ट्रेंट, और प्रोजेक्ट के स्कोप में भी कंस्ट्रेंट हो कि अब ये स्कोप फर्दर चेंज नहीं हो सकता, मींस लिमिटेशन हो कि दिस इज द स्कोप which is finalized and it cannot be further changed। Because of this reason it is used primarily for information system। और इसी वजह से ज्यादातर हम information system जो एक जैसे systems होते हैं जिसकी requirements almost same होती है, हम उन type of system के लिए रेड मॉडल चूज कर सकते हैं। ठीक है, रेड की हमारे पास लाइफ साइकिल क्या है? रिक्वायरमेंट प्लानिंग। सबसे पहले आप प्लान करेंगे पूरे सिस्टम का,
यूजर डिजाइन जनरेट करेंगे, रैपिड कंस्ट्रक्शन, फौरन से फौरन कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर उसकी ट्रांजिशन हो जाएगी, मींस इंटीग्रेशन। डिफरेंट टीम्स होंगी, डिफरेंट टीम्स को आप डिफरेंट मॉड्यूल्स असाइन करेंगे। और रेड में हमारे पास एक रीयूजेबल कंपोनेंट वाला मॉड्यूल होता है। रीयूजेबल कंपोनेंट मींस ये कि हमारे पास हम जो जैसे लाइब्रेरी होती है, बिल्ट इन लाइब्रेरी, वहाँ पे कंपोनेंट्स, क्लासेस, डायग्राम्स इस तरीके से बना के एज अ कंपोनेंट स्टोर कर रहे होते हैं। फिर जैसी कोई नई एप्लीकेशन आती है, उस नई एप्लीकेशन के लिए हम देखते हैं कि क्या कोई एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है हमारी लाइब्रेरी में जो उसके साथ सुटेबल हो सके या हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़े। तो हम फिर उस एग्जिस्टिंग रीयूजेबल कंपोनेंट को अपने नए प्रपोज सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं विद सम मॉडिफिकेशन, सो दैट स्क्रैच से काम होने के बजाय जो चीज एग्जिस्टिंग कंपोनेंट हमारे पास पहले से मौजूद है उनको ही हम रेक्टिफाई करके, मॉडिफाई करके इस नए प्रपोज मॉडल में यूज कर सकें। एंड देन ट्रांजिशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिक्वायरमेंट प्लानिंग का स्टेज होगा, यूजर का डिजाइन स्टेज होगा कि यूजर डिजाइन हम देंगे, उसके बाद रैपिड कंस्ट्रक्शन स्टेजेस। इसमें हम प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में ब्रेक करेंगे और हर आइट्रेशन में हम डिफरेंट टीम्स को ये मॉड्यूल्स दे रहे होंगे। और एट दी एंड जब हर आइट्रेशन में रिजल्ट आ रहा होगा उसको हम आइट्रेट कर देंगे ट्रांजिशन स्टेज पे, इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हमारी पूरी एप्लीकेशन जो है वो डिजाइन हो जाएगी विद फ्यू आइट्रेशन। और कोशिश यहाँ पे रैपिड कंस्ट्रक्शन स्टेज, रैपिड पे हम यहाँ पे कोशिश ये कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास कुछ रीयूजेबल कंपोनेंट्स हों तो वी कैन यूज दोज रीयूजेबल कंपोनेंट्स, ताकि हमें स्क्रैच से हर चीज ना करनी पड़े, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ही हम काम कर सकें। जी तला एग्जैक्टली काम वही हो रहा है, प्रोसेसेस तो वही हैं, लेकिन उसको करने की सीक्वेंस अब चेंज है। और अगर देखें तो हम एनालिसिस, डिजाइन, कोड, टेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन हर मॉड्यूल के लिए इंडिविजुअल, पूरे प्रोजेक्ट के लिए डिपेंडेंसी नहीं है। और हर टीम वाटरफॉल ही फॉलो करेगी, लेकिन सारा प्रोजेक्ट एक बंदा या एक टीम करने के बजाय डिफरेंट टीम्स असाइन होती है, जिनको हम कहते हैं रेड टीम्स। और रेड की एक हमारे पास ये भी है कि हमें एक तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, जाहिर है, क्योंकि अगर जितनी आइट्रेशन है उतनी टीम्स होना मे भी पॉसिबल नहीं है, तो हम फिर उसको आइट्रेशन में ब्रेक कर देते हैं कि टीम 1 जो है वो आइट्रेशन 1 एंड आइट्रेशन 3 पे काम करेगी, सेम टाइम पे टीम 2 जो है वो आइट्रेशन 2 पे काम करेगी, टीम 3 जो है, तो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होगा यहाँ पे। दूसरी चीज ये कि रैपिड फायर एक्टिविटीज होती हैं, तो रिसोर्सेज का स्किल सेट ऐसा होना चाहिए कि वो रैपिडली रिस्पॉन्ड कर सकें, फ्रीक्वेंट कोड कर सकें, फ्रीक्वेंट सारी चीजों को डिटरमाइन कर सकें। सो स्किल टीम चाहिए होगी हमें। एग्जैक्टली और रैपिड का मतलब है कि रीयूजेबल कंपोनेंट भी यूज कर सकें और जो नई चीज डिजाइन करनी है उसको भी रैपिडली डिजाइन कर सकें, मतलब इतना नहीं कि हम बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो। ओके तला, आप हैंड रेस करें तला, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। मैम आपने अभी आइटरेटिव डेवलपमेंट मॉडल की बात की, जिसके कुछ फीचर्स में से दो मेरे नज़र में ये गुजरे कि इसमें फीडबैक एक तो बहुत तेजी से लिया जा सकता है और एरर का चांस बहुत कम होता है। अगर हम इस बात को सामने रखें तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस को मेंटेन करने के लिए क्या उसके अंदर ज़्यादातर आइटरेटिव डेवलपमेंट के मॉड्यूल्स यूज होते हैं या कोई और? सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योर करने के लिए जी, अगर मुझे क्वालिटी को मेंटेन रखना है, क्वालिटी अश्योर रखनी है, तो उसमें ज्यादा किस चीज का अमल दखल है आइटरेटिव मॉडल को सामने रखते हुए? अच्छा, जब हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज नॉट जस्ट टेस्टिंग। ठीक है, ये बात बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुकी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट में कि यूजुअली ये समझ रहे होते हैं कि टेस्टिंग इज द ओनली कंपोनेंट थ्रू विच वी कैन अश्योर क्वालिटी इन द सॉफ्टवेयर, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, अगर ऐसा होता तो जब तक हम कोडिंग नहीं कर सकते, जब तक हम क्वालिटी अश्योर नहीं कर सकते। बट वी हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, और आइट्रेटिव मॉडल पे जब हम काम कर रहे होते हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल पे काम हम कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम क्वालिटी अश्योर करने के लिए वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ टास्क, एंड दीज टास्क आर नॉट जस्ट टेस्टिंग। वो ये कह रहे होते हैं कि हम टेस्टिंग से पहले, यानी कि अभी जब प्लान कर रहे हैं, जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, सो वी शुड हैव सम रिव्यूज एक्टिविटीज।
वो रिव्यू की एक्टिविटी ये कर रही है कि जैसे आपने एक आइट्रेशन कंप्लीट की, ठीक है, हर फेज टू फेज हम एक रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करें। जैसे हमने आइट्रेशन 1 पे है एनालिसिस किया, एनालिसिस अभी कुछ मॉड्यूल्स पे काम हो रहा है, ये पूरे प्रोजेक्ट के एनालिसिस नहीं हो रहे, जिस मॉड्यूल का हम एनालिसिस कर रहे हैं लेट्स उसमें 3 सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको हम आइट्रेशन 1 में कंप्लीट कर रहे हैं। एनालिसिस कंप्लीट हो गया, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट फेज हम एक रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करवाएं इन ऑर्डर टू अश्योर क्वालिटी, कि एनालिसिस में जो काम हमने किया है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है, उसमें जो भी की रिसोर्सेज हैं हम उनको भी ऐड करें, पीर रिव्यू करवाएं, और हर रिसोर्स को, हर रिक्वायरमेंट को हम चेक करें कि कोई चीज मिस तो नहीं हो गई। जब सब एग्रीड हो, पूरी रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट हो जाए, कोई एरर आइडेंटिफाई नहीं हो, तब आप आगे बढ़ें। ठीक है, साथ साथ ये भी होता है, अब रिव्यू के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, टेक्निकल रिव्यूज, वॉक थ्रू, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन सबसे फॉर्मल है। इंस्पेक्शन ये कह रही होती है कि हर फेज एंड होने से पहले आप एक फॉर्मल रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करवाएं जिसमें रोल असाइन हो, एक मॉडरेटर हो जो पूरी चेकलिस्ट मेंटेन करे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो हमने इस एक्टिविटी में पूछने, और एक प्रोड्यूसर हो जिसके काम को हम, जिसने जो भी काम किया है वो वर्किंग प्रोडक्ट भी हो सकती है, उसकी जो डॉक्यूमेंट है, एनालिसिस डॉक्यूमेंट, एसआरएस जिसने जनरेट किया, हम उस एसआरएस को चेक करें कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही, सो दैट नेक्स्ट फेज पे जाने से पहले हमने अब तक जो काम किया है हम उसमें क्वालिटी अश्योर कर सके। फिर डिजाइन फेज में आए, डिजाइन फेज में जो हम काम कर रहे हैं हम उसको वॉक थ्रू के थ्रू, मतलब जो काम किया है मैंने अपने साथ, जो नेक्स्ट मेरा पीर रिव्यू उसके साथ मैंने रिव्यू करवा दिया कि देखिए मैंने ये काम किया है, सही है या नहीं है। तो वहां पे वो जो चीज मैं मिस कर चुकी हूँ, हो सकता है वो मुझे इन्फॉर्म कर दें तो वहां पे वो चीज अपडेट हो जाए। तो टेस्टिंग से पहले भी वी हैव एक्टिविटीज ऑफ रिव्यू, और रिव्यू की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, वॉक थ्रूज हैं, टेक्निकल रिव्यूज हैं, इंस्पेक्शन है, जिसके थ्रू हम क्वालिटी अचीव कर सकते हैं। तो हर फेज में आगे बढ़ने से पहले हम क्वालिटी काम कर रहे हैं, जहां जो चीज मिस होगी आगे बढ़ने से पहले पहले हम उसको करेक्ट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, और फिर उसके बाद उसको अपडेट करेंगे। जी तला क्लियर हो गया? ठीक है मैम। ओके। नहीं, इसके बाद एक सेशन और होगा, 3:30 तक का टाइम है ना? ओके, रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग टास्क। जब हम रेड में रिक्वायरमेंट्स को प्लान करें तो उसमें हमारे पास टास्क क्या क्या होंगे? यूजर्स, मैनेजर्स, आईटी स्पेशलिस्ट जो कि बिजनेस नीड्स डिटरमाइन कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट स्कोप एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये सारे लोग मिलके क्या कर रहे होंगे? बिजनेस नीड को आइडेंटिफाई करेंगे कि हम ये सॉफ्टवेयर बना क्यों रहे हैं, व्हाट आर द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, मार्केट में किस तरीके से इस पे काम हो रहा है, जो हम बनाएंगे प्रोजेक्ट उसका स्कोप क्या होगा, और सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। फिर जब ये सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी तो उस पर अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू प्रोसीड। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोसीड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। जब आपने प्रोजेक्ट स्कोप डिफाइन कर दिया, बिजनेस नीड सबसे पहले बताएंगे कि हम ये बना क्यों रहे हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होगा, क्या चीजें लिमिटेशन होंगी, क्या चीज सिस्टम बाउंड्री के अंदर होगी, क्या चीज सिस्टम बाउंड्री के बाहर होगी, एंड देन उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिस्टम विल बी डिटरमाइन। के प्रोजेक्ट स्कोप को देखते हुए आप सिस्टम की सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करेंगे। जब ये सारी चीजें आपने डिटरमाइन कर दी उसके बाद फिर आपको टॉप मैनेजमेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा, अदर आप ये सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं या नहीं। आफ्टर अप्रूवल, जब आपको अप्रूवल मिल गया, ठीक है, दीज आर द रिक्वायरमेंट जो आपने कंप्लीट करनी है, उसके बाद यूजर डिजाइन टास्क वाला एक्टिविटी, ये जो ये वाली टास्क है, ये वाला फेज कंप्लीट हो गया, रिक्वायरमेंट प्लानिंग स्टेज। अब नेक्स्ट टास्क इज यूजर डिजाइन स्टेज। यूजर डिजाइन स्टेज में हमारे पास क्या होगा? यू विल इंटरेक्ट विद यूजर्स, यूजर से कम्युनिकेट करेंगे, बिल्ड मॉडल्स एंड प्रोटोटाइप्स, मॉडल जनरेट करेंगे, प्रोटोटाइपिंग बनाएंगे, कंडक्ट इंटेंसिव जेड ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेशन। यहाँ पे थॉरफली जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके यूजर्स, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, उनको बिठाकर आप उनके साथ जो है एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस फॉलो करेंगे, जिसको हम ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट कह रहे होते हैं, जिसमें हमारे बिजनेस एनालिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट भी बैठे होते हैं, जो सिस्टम के मॉडल जनरेट करेंगे, उसकी प्रोटोटाइपिंग बनाएंगे और कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे और रिक्वायरमेंट्स को और ज्यादा फिल्टराइज करेंगे। Then next one will be construction task.
कंस्ट्रक्शन टास्क में आप क्या करेंगे, प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आप देखेंगे कि अदर आपको स्क्रैच से डेवलप करना है या एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को मॉडिफाई करके आप कोडिंग कर सकते हैं या स्क्रैच से करना है। तो कोडिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फ्रॉम स्क्रैच और फ्रॉम मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स एज वेल। और फिर उसी पे फिर आप यूनिट इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग करेंगे। तो अगर आप काम देखें तो काम सारे वही हैं, टास्क वही हैं जो लाइफ साइकिल के हैं, बस उसको करने की जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है। फिर आपने कंस्ट्रक्शन करी, कंस्ट्रक्शन के बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट फेज होगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इज द फाइनल स्टेज और फाइनल फेज। यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, जितने भी हमने एक्टिविटीज करी हैं उन सारी आइट्रेशंस को इंटीग्रेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दें। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स यूज होंगी। बीटा रिलीजेस फॉर टेस्टिंग बाय द यूजर कम्युनिटी। आपने एज अ यूजर, एज अ डेवलपर साइड तो टेस्टिंग कर ली, विच इज अल्फा टेस्टिंग। नाउ यू विल प्रोवाइड बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग क्या होगी, आप सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जहां उसको चलना है वहीं रख देंगे और वहीं पे आप उसको टेस्ट करवाएंगे बाय यूजर, मतलब यूजर उसको यूज करे और थ्रू यूजर रियल टाइम पे आप टेस्टिंग करवा रहे होंगे, क्योंकि आपने बहुत रैपिडली वो जो है डेवलप किया, तो फिर आप यूजर डेवलपमेंट पे रख के उसको टेस्ट करवाएंगे। फैक्ट्री टेस्टिंग और रनिंग द प्रोडक्ट इन पैरेलल विद द लेगेसी सिस्टम दैट द प्रोडक्ट इज रिप्लेसिंग। फैक्ट्री टेस्टिंग में क्या होगा, जिस एग्जिस्टिंग सिस्टम में जिसकी वजह से प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से आप नया सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, दोनों सिस्टम को आप पैरेलल में रन करेंगे, प्रीवियस सिस्टम भी और जो सिस्टम आपने डिजाइन किया है, और दोनों की टेस्टिंग करवा रहे होंगे कि दोनों सिमिलर रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। और ये टेस्टिंग इसलिए करवा रहे थे कि जो आपने नया सिस्टम डिजाइन किया है, एदर इट इज रेडी फॉर रिप्लेसिंग द प्रीवियस वन, तो दोनों को साथ टेस्ट करवा रहे होंगे कि दोनों के रिजल्ट सेम है या नहीं है। Data take on converting existing database across to new formats, important data, etc. Training the new users, new user को train करेंगे। ठीक है, जो आपका प्रीवियस सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम की जो डेटाबेस है, उसका डाटा कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने न्यू सिस्टम में। जाहिर सी बात है पूरा डेटाबेस आप दोबारा तो बनाएंगे नहीं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो क्या आप कन्वर्जन टूल्स यूज कर रहे हैं जो आपके एग्जिस्टिंग डाटा को न्यू सिस्टम के डाटा में ट्रांसफॉर्म कर सके। डाटा को इम्पोर्ट कैसे करवाना है, न्यू फॉर्मेट में कैसे जनरेट करवाना है, ये सारा काम कर रहे होंगे आप ट्रांजिशन फेज में। और नए यूजर्स को ट्रेन कर रहे होंगे कि हाउ टू यूज सॉफ्टवेयर। एंड मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स। फिर लास्ट फेज क्या होगा कि अब आप अपने प्रोडक्ट की जो आपने बनाई है उसकी मार्केटिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसकी सेल स्टार्ट कर देंगे। कोर एलिमेंट्स क्या है रेड के, प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग जनरेट करके यूजर से रिक्वायरमेंट्स लेंगे। आइटरेटिव डेवलपमेंट, आइट्रेशन में डेवलप करेंगे, मींस मॉड्यूल्स में ब्रेक करके टीम असाइन करके हर टीम मॉड्यूल्स में काम कर रही होगी। टाइम बॉक्सिंग, टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम गिवन होगा और उस लिमिटेड टाइम के अंदर आपने चीजें अचीव करनी होंगी। टीम मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ टीम, उनकी क्या स्किल सेट्स हैं, किस तरीके से काम करेंगे, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डेफिनेशन। एंड रेड टूल्स। मीटिंग आईडी एंड होने वाली है, फिर आफ्टर 10 मिनट्स 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स फिर लास्ट मीटिंग हम ज्वाइन करेंगे 3-5 पे। एंड लास्ट रूल इज रेड टूल्स, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के टूल्स क्या होंगे।